हेलो फ्रेंड्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत का चैप्टर 10 पढ़ने जा रहे हैं, संविधान का संशोधन। तो फ्रेंड्स वीडियो पूरा देखें ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। तो फ्रेंड्स संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में संशोधन संबंधी प्रावधान किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि संसद अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के किसी भी भाग को या किसी भी अनुच्छेद को समाप्त कर सकती है, उसमें संशोधन कर सकती है, उसमें बदलाव ला सकती है या सुधार कर सकती है, या कोई नया अनुच्छेद या भाग जोड़ सकती है। कहने का मतलब यह है कि अनुच्छेद 368 संसद को यह अधिकार देता है कि वो संविधान में संशोधन कर सकती है। तो इसको लेकर कई विवाद उत्पन्न हुए हैं कि क्या संसद संविधान के किसी भी अनुच्छेद को समाप्त कर सकती है या उसमें संशोधन कर सकती है। तो इसी से संबंधित एक केस आया था, केशवानंद भारती केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने मूल ढांचे का सिद्धांत रखा। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद संविधान के किसी भी भाग या किसी भी अनुच्छेद का संशोधन कर सकती है, उसमें बदलाव कर सकती है, परंतु संविधान के मूल ढांचे में वो संशोधन नहीं कर सकती, या संविधान के मूल ढांचे से संबंधित कोई भी प्रावधान है तो उसमें संशोधन संसद द्वारा नहीं किया जा सकता है। अगर आपको फ्रेंड्स मूल ढांचे के बारे में पढ़ना है तो आप इसके लिए चैप्टर 11 देख सकते हैं, जो कि नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं संशोधन प्रक्रिया की। तो फ्रेंड्स सबसे पहले संसद के किसी भी सदन यानी कि लोकसभा या राज्यसभा में विधेयक को प्रस्तुत यानी कि पुरस्थापित किया जाता है। उसके बाद उस पर मतदान होता है और उसे विशेष बहुमत से पारित कराया जाता है। इन दोनों ही सदनों को बारी बारी से ये विधेयक पारित करना होता है। अगर एक भी सदन ने इस विधेयक को पारित नहीं किया तो विधेयक वहीं पर रुक जाता है और संशोधन प्रक्रिया वहीं पर रद्द हो जाती है। इसके बाद अगर विधेयक दोनों ही सदन पारित कर देते हैं विशेष बहुमत से, तो उसके बाद उसे राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेज दिया जाता है। परंतु अगर विधेयक संघीय संशोधन से संबंधित है तो उसे राष्ट्रपति के पास भेजने से पहले आधे राज्य विधानमंडलों की भी स्वीकृति की आवश्यकता होती है। इसे अभी हम समझेंगे। तो अगर उस स्वीकृति मिल जाती है तो उसके बाद राष्ट्रपति की सहमति के लिए विधेयक को भेजा जाता है, और राष्ट्रपति की सहमति मिलते ही यानी कि जैसे ही राष्ट्रपति उस विधेयक पर अपना हस्ताक्षर करते हैं तो वो विधेयक अधिनियम में परिवर्तित हो जाता है या अधिनियम बन जाता है। तो संशोधन प्रक्रिया बस इतनी थी कि विधेयक को प्रस्तुत किया गया सदन में, उसके बाद उसे पारित किया गया, उसके बाद उसे राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है। तो फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं संशोधनों के प्रकारों की कि कितने प्रकार से भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स अनुच्छेद 368 में 2 प्रकार के संशोधनों की बात की गई है, परंतु साधारण बहुमत के द्वारा भी संशोधन किया जाता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान में 3 आधारों पर संशोधन किया जा सकता है। पहला है साधारण बहुमत के आधार पर, दूसरा है विशेष बहुमत और तीसरा है विशेष बहुमत तथा राज्यों की स्वीकृति के आधार पर, आधे राज्यों की स्वीकृति। तो फ्रेंड्स संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधन किस प्रकार होता है, तो इसका साधारण बहुमत निकालने का जो फॉर्मूला है वो इस प्रकार है। उपस्थित सदस्यों की संख्या बटे 2, मतलब जितने भी सदस्य उपस्थित होंगे उनको हम भाग दे देंगे 2 से, मतलब आधे कर लेंगे, उसमें प्लस कर देंगे 1 व्यक्ति। तो कहने का मतलब यही है कि साधारण बहुमत में 50% से अधिक मत की आवश्यकता होती है। मान लीजिए लोकसभा में अगर 400 सदस्य उपस्थित हैं तो जो लोकसभा का साधारण बहुमत होगा वो होगा 201। साधारण बहुमत की जो संख्या है वो बदलती रहेगी क्योंकि ये उपस्थित सदस्यों के ऊपर निर्भर है। अब हो सकता है कई बार 300 सदस्य उपस्थित हों तो साधारण बहुमत होगा 151। ठीक है, तो ये उपस्थित सदस्यों की संख्या पर निर्भर है, इसलिए ये साधारण बहुमत फिक्स नहीं होता। कई विषय हैं जैसे कि नए राज्यों का गठन, नए राज्यों का प्रवेश, इससे संबंधित कई सारे और भी विषय हैं जिन्हें साधारण बहुमत की सहायता से संशोधित किया जाता है। तो फ्रेंड्स आप उनको एक बार अपनी बुक में जरूर देख लेना। तो फ्रेंड्स अब हम बात कर लेते हैं कि संसद के विशेष बहुमत के द्वारा किस प्रकार से संशोधन किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स इसके लिए 2 प्रावधान किए गए हैं संविधान में। पहला है कि प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों का बहुमत होना चाहिए, और दूसरा है कि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 का बहुमत होना चाहिए। यहाँ पर 2 बातें की जा रही हैं, कुल सदस्यों का बहुमत और दूसरी बात है कि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 का बहुमत। तो जो कुल सदस्यों का बहुमत है वो हमेशा ही फिक्स रहता है और ये कुल सदस्यों का 50% से अधिक होना चाहिए। मान लीजिए लोकसभा में 543 सदस्य हैं कुल, तो उसका हम आधा करेंगे प्लस 1 व्यक्तियों का मत कर देंगे, तो जो निकलेगा वो निकलेगा कुल सदस्यों का मत, यानी कि 272 व्यक्तियों का मत कुल सदस्यों का मत होगा लोकसभा के लिए। और उपस्थित सदस्यों की अगर मत की बात करें तो मान लीजिए अगर 400 व्यक्ति लोकसभा में उपस्थित हैं तो उसे हम 2/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके बाद निकलेगा 267 व्यक्तियों का मत। ये उपस्थित सदस्यों का 2/3 का मत है। तो अगर विशेष बहुमत के द्वारा संविधान में अगर संशोधन करना है तो पहले कुल सदस्यों का मत चाहिए होगा जो कि फिक्स रहेगा, उसके बाद उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 का मत
चाहिए होगा। ये फिक्स नहीं रहेगा क्योंकि ये उपस्थित सदस्यों के ऊपर निर्भर है। हो सकता है 300 व्यक्ति हों, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उनकी संख्या थोड़ी अलग होगी। तो फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं कि संसद के विशेष बहुमत एवं राज्यों की स्वीकृति के द्वारा किस प्रकार से संशोधन किया जाता है। तो कई बार संघीय ढांचे से संबंधित संशोधन किया जाता है, तब इसकी आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि संसद के विशेष बहुमत की तो आवश्यकता पड़ती है, साथ में ही आधे राज्यों की विधान सभा से भी स्वीकृति की आवश्यकता पड़ती है। संसद क्या करेगी कि विशेष बहुमत के आधार पर विधेयक को पारित करती है, और जो राज्य विधानमंडल होगा वो साधारण बहुमत के आधार पर विधेयक को पारित करता है। तो कम से कम आधे राज्य विधानमंडलों का साधारण बहुमत से विधेयक को पारित करना आवश्यक होता है, तभी उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। संघीय ढांचे का मतलब यह है कि ऐसा कोई भी प्रावधान जो कि राज्य और केंद्र और राज्य दोनों ही को ही प्रभावित कर सकता है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं संशोधन प्रक्रिया की आलोचना की कि किस आधार पर संशोधन प्रक्रिया की आलोचना की जाती है। तो फ्रेंड्स, कोई विशेष निकाय नहीं है, इस आधार पर भी संशोधन प्रक्रिया की आलोचना की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि कोई विशेष निकाय या कोई विशेष सभा नहीं है जो कि संशोधन प्रक्रिया को अंजाम दे। इस आधार पर कई बार इसकी आलोचना की जाती है। इसके साथ ही संशोधन की शक्ति संसद में निहित है, इस आधार पर भी इसकी आलोचना की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि पूरी की पूरी जो संशोधन शक्ति है वो संसद में निहित है, संसद जब चाहे संशोधन कर सकती है। इसके साथ ही संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। कहने का मतलब यह है कि अगर राज्यसभा ने विधेयक को रद्द कर दिया तो वो पूरा का पूरा विधेयक रद्द माना जाएगा, या अगर लोकसभा ने विधेयक को रद्द कर दिया तब भी जो विधेयक होगा संशोधन का उसे रद्द माना जाएगा। तो संशोधन प्रक्रिया में कोई संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं किया गया है, तो इस आधार पर भी संशोधन प्रक्रिया की आलोचना की जाती है। इसके अतिरिक्त आलोचना ये भी की जाती है कि सिर्फ आधे राज्यों की ही स्वीकृति की आवश्यकता कुछ संशोधनों में है, जो कि एक बहुत कम संख्या में राज्यों की भूमिकाओं को महत्व दिया गया है। इन आलोचनाओं के बावजूद हम ये कह सकते हैं कि भारत की संशोधन प्रक्रिया काफ़ी सरल व साधारण है और भारतीयों के लिए काफ़ी उपयुक्त भी है, जिसके अनुसार आसानी से संविधान में परिवर्तन लाया जा सकता है और प्रगति के अनुसार अपने संविधान को दिशा दी जा सकती है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।